आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी, और आज हम जिस्म के जिस हिस्से की बात करेंगे वो बहुत ही एक अहम हिस्सा है। वो हिस्सा जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकालता है, और वो है लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। और इसीलिए कहा जाता है कि एक इंसान तभी सेहतमंद कहलाता है जब उसके फेफड़े मजबूत हों, यानी कि एकदम फिट हों। पर कभी कभार हमारे लंग्स में कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है और जिस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वैसे तो आमतौर पर जब हम देखते हैं लंग्स की ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि बहुत आम होती हैं, जैसे कि COPD, एस्थमा, लंग कैंसर का होना, निमोनिया का होना या TB का होना। लेकिन आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और वो है ILD यानी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी कि जो वो अपना काम करते हैं वो उन्हें आसानी नहीं, उन्हें परेशानी होती है अपना काम करने में। तो आज हेलो डॉक्टर पे हम जानेंगे कि ILD एक्चुअल में है क्या, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये इतना ख़तरनाक क्यों है और इसके इलाज क्या हैं। और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे। तो अगर आपके भी कोई सवालात हों तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से लाइव अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन अभी वक्त है ये खास रिपोर्ट का। नाजरीन, हमारे जिस्म के दीगर अहम आज़ा की तरह हमारे फेफड़े भी इनमें से एक हैं। फेफड़ों के जरिए सांस लेने के दौरान आने वाली हवा से ऑक्सीजन खून में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकल जाती है। फेफड़े सांस लेने के अलावा खून के अहम और बुनियादी अज्जा की तश्कील भी करते हैं। हमारे जिस्म में अहम तरीन काम अंजाम देने के सबब फेफड़ों का सेहतमंद रहना निहायत जरूरी है, वरना लापरवाही की सूरत में सांस की बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। ऐसी ही एक संगीन बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD, जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ये बीमारी फेफड़ों के सेल्स को नुकसान पहुंचने या चोट लगने के निशान बनने की वजह से होती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियों से होते हुए ऑक्सीजन हमारे खून में पहुंचती है। यहीं से जिस्म के दीगर आज़ा तक ऑक्सीजन जाती है। जिन लोगों को ILD होती है उनमें फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों के चारों तरफ सूजन आ जाती है या दाग हो जाते हैं। जब टिश्यू दागदार हो जाते हैं तो ये थैलियां फूल नहीं पाती, जिसकी वजह से खून में मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। दागदार टिश्यू सेल्स को सख्त बना देता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में फेफड़ों के दीगर हिस्से जैसे उनके अंदर की परत, सांस लेने का रास्ता और खून की रगें भी मुतासिर हो सकती हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में सबसे पहली अलामत सांस लेने में तकलीफ होती है। खास तौर पर मरीज को ये परेशानी वर्जिश करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या जिस्मानी हरकत करते वक्त ज्यादा महसूस होती है। दूसरी सबसे अहम अलामत है मुसलसल सूखी खांसी का होना। इसके अलावा कमजोरी और थकान, जोड़ों और रगपट्टों में दर्द, बुखार, ठंड लगना, बगैर किसी वजह के वजन कम होना, बार बार साइनस इन्फेक्शन होना, सीने में बेचैनी और दर्द इसकी दीगर अलामात हैं। शुरुआत में ये अलामात कम जाहिर होती हैं, लेकिन बाद में इनमें इजाफा और शिद्दत आ जाती है। इसीलिए सांस की कोई भी तकलीफ होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ILD की कई वजूहात हो सकती हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये बीमारी हो सकती है। सिगरेट नोशी भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। फैक्ट्रियों, कोयले की कानों, तामीराती काम और धूल मिट्टी में काम करने वाले अफराद भी इस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से बचाव के लिए खाने में विटामिन C की भरपूर मिक़दार, फल, सब्जियों, साबुत अनाज, मेवों और कम चर्बी वाली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुनासिब मिक़दार में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा योग और वर्जिश और थोड़ी देर सैर करना भी बहुत फायदेमंद होता है। तंबाकू, सिगरेट और दीगर नशीली चीजों से परहेज भी
इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है। नाजरीन, इस बीमारी के सबब फेफड़ों को हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाओं और कुछ थेरेपी की मदद से इस बीमारी की अलामात को कम करके मरीज को एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद जरूर की जा सकती है। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। और जैसा कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी जाना कि जिन लोगों को ILD की शिकायत होती है उनमें ज़्यादातर सांस लेने में तकलीफ़, थकावट का हो जाना, अचानक से वज़न का गिर जाना, सूखी खांसी का होना, ये सब शिकायतें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम हमेशा आपको एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की कोई बीमारी है आपको, तो आपको घबराना नहीं है और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। जैसा आपके डॉक्टर्स कहते हैं वैसा करना है और तुरंत उसी के हिसाब से आपको इलाज शुरू करवाना है। तो आज हम अपने माहिरीन से जानेंगे इसी मौजू पर कि एग्जैक्टली ILD होता क्या है। लेकिन उससे पहले आइए आपका हमारे माहिरीन से तारुफ करवा दें। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम होने पे एक्सपर्ट की राय लेना बेहद ज़रूरी है। आइए आपका अपने एक्सपर्ट से तारुफ कराएं, उनका परिचय कराएं। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर रोहित सरीन। डॉक्टर रोहित सरीन प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ में। इसके पहले आप इसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय हड्डा। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स न्यू दिल्ली में, पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष कुमार भट्टट। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर रोहित सरीन आपसे। डॉक्टर साहब, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी ILD क्या होती है? देखिए, ये एक साधारण रूप में अगर हम समझें कि लंग्स के दो मेन हिस्से हैं। एक तो है नलियां जहां से हवा जाती और आती है जी, और दूसरा है फेफड़े का जो वो हिस्सा जहां पे इस हवा से ऑक्सीजन इंसान अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो ये हिस्सा जो लंग्स का मेन हिस्सा है, जो हमें तस्वीर में नज़र आता है, वो लंग्स का मेन हिस्सा है। और जो नलियां हैं वो नज़र नहीं आती हैं। जो मेजर नली है वो नज़र आती है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और उसके बाद की नलियां नहीं नज़र आती। पर वो जो नलियां ही हैं, जो ये ट्यूब्स हैं, ये हवा लेके इनका पर्पज़ सिर्फ हवा लेके जाना है। पर जो रियल गैस का एक्सचेंज होना है ये लंग टिश्यू के अंदर ही होता है जी। अब अगर तो ये नलियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह और कारण अलग है, और अगर ये लंग के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है जिसको हम लंग का इंटरस्टिशियम कहते हैं, तब फिर हम कहते हैं कि इस मरीज को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। जी। तो मोटे रूप में तो एक ये चीज़ समझने वाली है। अब इसके कारण क्या क्या हैं, वो कुछ तो समझ में हैं और कुछ समझ में नहीं भी हैं। जी। अब जब कोई भी चीज़ समझ में ना हो तो उसको हम कहते हैं ये इडियोपैथिक है, मतलब कि भाई इसका कारण अभी साइंस ने नहीं बताया, तो हम कहते हैं ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, तो इसका कारण नहीं मालूम। तो ऐसे ही दो भागों में अगर हम इसको बांटें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को, तो एक ग्रुप तो ऐसा होता है जिसका कारण हमें नहीं मालूम, जिसमें मुख्यतः रूप से IPF है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये एक मेन हिस्सा है उसका, पर बाकी भी कुछ हिस्से हैं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसे समझाएं कि ये जो IPF आप कह रहे हैं ये होता क्या है। देखिए, इसमें क्या है कि इसका कारण तो नहीं पता जी। परंतु ये एक बॉडी की इम्यून स्टेटस के साथ रिलेट होता है, इतना ज़रूर मालूम है। ओके। और उसमें क्या होता है कि लंग के अंदर ये जो हिस्सा है लंग का, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है शरीर और ऑक्सीजन अंदर लेती है, तो वो हिस्से के अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। ओके। तो आस्ता आस्ता जो वो गैस एक्सचेंज का एक पार्टीशंस होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस से चेंज होता है।
आस्ता आस्ता वो फाइब्रोसिस बनता जाता है और लंग एकदम सिकुड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर Okay. फाइब्रोसिस का आपने इस्तेमाल किया 2 बार, तो फाइब्रोसिस होता क्या है? कोई स्कार की बात आप कर रहे हैं? अगर हम आम भाषा में अगर हाँ, आम भाषा में ये स्कार ही है, स्कार भी फाइब्रोसिस ही होता है। तो ये बेसिकली लंग में स्कार बनते जाते हैं, जो लंग का मेन टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से, और वो स्कार क्योंकि बनते जाते हैं तो लंग श्रिंक करता जाता है, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। ना तो मरीज ऑक्सीजन अंदर ले सकता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक सकता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर में इकट्ठी होती रहती है, और उसकी वजह से फिर और अन्य परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो यहीं पे डॉक्टर हड्डा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सर ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें। सर ने बताया कि 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक तो कॉमन नोन फैक्टर्स है, एक अननोन फैक्टर्स हैं, तो उसे भी हम चाहेंगे आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। और क्या फैक्टर्स इसके अंदर आप हमें बताना चाहेंगे कि किन रीजंस की वजह से ये दिक्कत आती है लंग्स में? देखिए, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया है कि ILD 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिनका कारण पता है, एक जिनका नहीं पता है। जी। तो अगर हम बात करें कि उन ILDs का जिनका कारण पता है, तो मैं मुख्य रूप में बोलूँगा, एक जो गठिया बावचर जैसी बीमारियां होती हैं, हाँ जी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है जिसमें स्किन और जॉइंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसी उस तरह से मिलती जुलती कुछ और बीमारियां भी हैं। जी। सबसे बड़ा ग्रुप एक वो है जिसमें कारण पता होता है। दूसरा एक होता है हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है किसी से एक्सपोज हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं, वो लोग फसल काटते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं, स्टोर के दौरान अगर उसमें नमी होती है तो कुछ फंगस लगती है, वो फंगस अंदर जाती है और एक ऐसी रिएक्शन शुरू करती है कि लंग में फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो वो हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और भी कारण होते हैं। एक तो जो ये फार्मर वाला है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जैसे कि AC से होता है, जो एयर कंडीशनर हम चलाते हैं, उससे फंगस लगता है, उससे भी ये हो सकता है जी। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, जैसे कोई पेंटर है जो पेंटिंग का काम करता है, उस पेंट से वेपर्स निकलते हैं, उससे हो सकता है। तो एक बड़े वाला ग्रुप ये है जो ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। फिर कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे जो लोग कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, कैंसर की दवाइयों में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिससे लंग फाइब्रोसिस हो सकता है और जो आगे जाके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बन सकता है। ऐसे ही कुछ गठिया की दवाइयाँ भी हैं। गठिया की दवाइयाँ 1-2 ही हैं जो कर सकती हैं ऐसे, पर वो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे हज़ारों में हम देते हैं तो किसी एक आध को होता है, पर वो भी एक ऐसे वाला फैक्टर है जो आपको लंग फाइब्रोसिस कर सकता है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कर सकता है। और जो बाकी जिसमें नहीं पता है वो मुख्य रूप से 4-5 बीमारियां हैं, कुछ डॉक्टर सरीन ने बता दी हैं, उससे मिलती जुलती 1-2 और हैं। आई थिंक जनता के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुछ कारण होते हैं, कुछ के कारण नहीं होते हैं, और बाकी जब वो डॉक्टर से मिलेंगे तो एक एक बीमारी के बारे में जो उसको है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर भट्टड आपका। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, तो एक आयुर्वेद की दृष्टि से इस बीमारी को आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आयुर्वेद में हम इसको श्वास बोल के एक ब्रॉडर टर्म यूज़ करते हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और दूसरा एक टर्म होता है कास। कास मतलब खांसी। उसमें एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम वातज कास कहते हैं, जिसमें सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ होता है। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम आगे देखें, जैसे कि मेरे दोनों कलीग्स ने, हाडा जी ने और सरीन जी ने जो बातें बताई, जो अगर मुख्यतः देखा जाए, हम इसकी कॉज एंड पैथोजेनेसिस की तरफ देखा जाएंगे, तो एक है मेनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना, किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर के कारण होना, और दूसरा है ऑटो इम्यून ओरिजिन होना, शरीर में गठिया जैसी जो सूजन की प्रक्रिया बनने की है। तो मुख्यतः हमें लंग टिश्यू को एक इस तरह से मैनेज करना है, लंग टिश्यू के सेहत को ध्यान रखना है कि भाई किसी भी प्रकार के एलर्जेंस को एक्सपोज भी अगर हो जाए तो भी उसकी जो रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको किस तरह से कम रखा जाए। और दूसरा, जब हीलिंग की प्रोसेस हो रही है जिसमें स्कार बनता है, ये खास करके इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में, वो स्कार ना हो। स्कार बनना ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ए डिसीज़ प्रोसेस इसमें। तो वो जो हीलिंग की प्रोसेस है, उस टिश्यू का अगर हम एंड्योरेंस बढ़ा दे, टिश्यू की कैपेसिटी बढ़ा दे, टिश्यू का हीलिंग स्टेटस बढ़ा दे, तो इन दोनों प्रोसेस को हम
काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आयुर्वेद में बताई हुई कुछ खास प्रकार की सामान्य औषधियाँ हैं, सामान्य जड़ी बूटियाँ हैं जो घर पे हम नियमित स्वरूप में इसको अपने इंडियन किचन में यूज़ भी करते हैं। उसका अच्छी तरह से हम अगर यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी हेल्प होता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एंड फिर कुछ सपोर्टिव मेजर्स ट्रीटमेंट के साथ में जो कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हम बिल्कुल, बात इसके आपने इंड्योरेंस की बात की, तो इंड्योरेंस जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है आप कह रहे हैं उससे बढ़ सकती है। अगर हो गया है तो भी आप उसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, और अगर उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के तौर पे देखें तो हमारे किचन पे बहुत सी चीज़ें हैं आप बता रहे हैं कि जिससे इंड्योरेंस डेवलप होके इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में आपसे। सो डॉक्टर सरीन, अभी जिस तरह से हमने बातचीत की तो उससे हमें ये समझ आया कि जो भी फैक्टर्स अभी डॉक्टर हड्डा ने भी हमें बताए कि अगर कोई फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है या फिर किसी भी फ्यूम से, तो हम क्या समझे कि ये सभी को हो सकता है या फिर इस पे हमारा इम्यूनिटी का रोल है? देखिए, कुछ चीज़ें इनको हम कहते हैं ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। मतलब हर व्यक्ति को जो कि ऐसी जगह में काम करता है उसको ये बीमारी नहीं होती है। ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट रूप में आगे आई है, और बहुत कम से लोग हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंट है। अब क्या डेफिशिएंट है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पे अननोन कॉज है उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु कुछ बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, और शरीर की जो अपनी शक्ति है उसके जो जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो ओवर रिएक्ट करती है, और उसकी वजह से लंग के अंदर नॉर्मल टिश्यू जो है वो भी नॉर्मल रिकॉग्नाइज नहीं करता लंग, और फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। और अगर हमको कारण मालूम है तो फिर वो कारण, जैसे कि ये फ्यूम्स की बात हुई या फंगल इन्फेक्शन की बात हुई या और भी ऐसी अन्य इन्फेक्शंस हैं, जैसे अब हड्डा जी ने बताया कि भाई इसके मुख्य रूप में जो नोन कॉजेज हैं, एक तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या स्क्लेरोडर्मा हो गया या और भी अन्य कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। तो वो लंग में भी वैसे ही फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जैसे कि शरीर के और हिस्सों में ज़्यादा फाइब्रोसिस हो रहा है वैसे ही लंग में होता है। ये नोन कॉजेज हैं। फिर कोई हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो वो जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है वो केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई पेंटर्स हैं, कोई वेल्डर्स हैं, इनके अंदर हो जाता है। तो ये जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें हैं ये डायरेक्ट डैमेज कॉज करती हैं। ओके। अब जब लंग में डायरेक्ट डैमेज होता है तो उसका देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, एक बार फाइब्रोसिस हो गया, एक बार कहीं स्कार बन गया तो वो स्कार तो फिर हम वापस नॉर्मल टिश्यू में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। परंतु हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि बीमारी आगे ना बढ़े, और उसके लिए क्या क्या करना होता है ये उसकी पूरा हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ILD में, उसमें यही बताया जाता है कि भाई देखिए अब जो हो चुका, जो नुकसान हो चुका वो तो एक तरफ रहेगा, उसमें हमारी दवाइयाँ कुछ हद तक फ़ायदा करेंगी, परंतु हाँ ये ज़रूर है कि इन दवाइयों से बीमारी जो आगे बढ़ती है उसकी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि रफ्तार को कम किया जा सकता है दवाइयों के माध्यम से। डॉक्टर हड्डा आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की बात करें, उनके साइन की बात करें, किस तरह के अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स उनमें दिखाई पड़ते हैं? देखिए ILD जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं उसके सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो 2 सिम्टम हैं या 2 लक्षण हैं जो जिसकी वजह से जो मरीज़ है वो डॉक्टर के पास जाता है। सांस फूलना सबसे जो मुख्य लक्षण होता है, सांस फूलना होता है। पहले जो ये सांस फूलना होगा जब पेशेंट ज़्यादा मेहनत करता है तब सांस फूलता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो ये सांस फूलना बैठे बैठे भी हो जाएगा या हल्का फुल्का जैसे एक्सरसाइज करते हैं तब भी हो जाएगा। और अगर और भी ज़्यादा वेट करेंगे तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जब रूटीन एक्टिविटी जैसे आपको कपड़े चेंज करने हैं अपने, उसमें भी होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो है ये वाला, दूसरा की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अगर हम बोलें कि सांस लेने में तकलीफ है। दूसरा जो होता है खांसी, इसमें अच्छी बात जो या मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसकी खांसी ज़्यादातर सूखी खांसी होती है,
इसमें बलगम नहीं आता है। अगर किसी को सूखी खांसी हो रही है तो उनको सोचना चाहिए कहीं मेरे को ILD तो नहीं हो गया है, और साथ में अगर सांस की भी दिक्कत है तो ये और ज़्यादा इंडिकेट करता है कि आपको जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई ILD तो नहीं हो गया है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिनको पहले से बीमारियां हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कि जो गठिया भाव है, और उनको सांस की दिक्कत होनी शुरू हो गई, तो उनको फिर से डॉक्टर को बताना चाहिए और उनका देखना चाहिए कि इनको भी कहीं ILD तो शुरू नहीं हो गया है। ऐसे ही जिसको स्क्लेरोडर्मा है उनको भी ऐसा ही है। साथ में जो लोग ऑक्यूपेशन, जो जैसे हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन पे, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री वर्कर है और वो काम कर रहा है, उसको सांस की दिक्कत हो रही है, तो उनको भी जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कहीं ये ILD की शुरुआत तो नहीं है। तो यहीं पर मैं शुरुआत में एक हम कुछ सवाल कर आपसे सकते हैं। इसी में ही ऐड करना चाहूँगी। जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को है तो उसको ILD होने के चांसेस बढ़ते हैं, या अगर किसी को ILD है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन पहले वाला ज़्यादा सही है। अच्छा, मतलब जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उनको ILD होने का ज़्यादा चांस होता है। ओके। कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उनको शुरुआत में सिर्फ ILD होता है और गठिया का कोई भी लक्षण नहीं होता, कोई जॉइंट पेन नहीं होता, कोई जो स्टिफनेस होती है जॉइंट में वो भी नहीं होती, इवन जो हम टेस्ट करते हैं वो भी नेगेटिव निकलते हैं। ओके। लेकिन जब उनको हम ज़्यादा दिनों तक देखते हैं, फॉलो अप पे रखते हैं, तो कुछ साल के बाद उनको गठिया के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, उल्टा नहीं होता। अच्छा, एक कौन आप ये कहना चाह रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है ILD होने? जी, आपकी बात यहाँ पे लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सब। हेलो 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 आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्ते, मैं सपना बोल रही हूँ। जी सपना जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आपकी क्या उम्र है? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं 38 ईयर्स की हूँ। जी बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मेरा 6 मई को लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा, ओके। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लंग्स किस तरह से मैंने इससे फाइट किया और किस तरह से मुझे प्रभु यीशु ने इस सारे प्रॉब्लम से बचाया और मुझे बाहर निकाला। ओके, तो किस तरह की दिक्कतें आपको फेस की आपने? आपको भी ILD की ही शिकायत थी? जी जी। ओके, तो क्या क्या दिक्कतें आपने फेस की? जी, ये प्रॉब्लम मुझे 12 साल की उम्र से थी और मुझे अक्सर हर बार सर्दी में निमोनिया हो जाया करता था, जिसकी वजह से मेरे फेफड़ों में पानी जम गया था, जिसकी वजह से ढेर सारी पैचेस हो गए। तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं ज़्यादा खेल नहीं पाई। जैसे जो भी मेरा मनपसंद खेल होता था, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, तो बचपन से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की सैक्रिफाइस की है जो एक नॉर्मल बच्चे करते थे। मेरे जिसके वजह से मेरी पढ़ाई में भी दिक्कतें आई और स्कूल कभी मिस हो गया, कभी एग्जाम्स मिस हो गए तबीयत खराब होने की वजह से। तो 12 साल के उम्र से लेके 35 साल के उम्र तक मैंने बहुत सारी दिक्कतें झेली है। ओके। और फिर 2025 में मुझे टीबी हो गई। BA करने के बाद मैंने जब MA ज्वाइन किया तो मुझे टीबी की शिकायत आई, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। अच्छा। पढ़ाई छोड़ने के बाद जब मेरी ट्रीटमेंट पूरी हो गई, उस दौरान मेरी हेल्थ बहुत कमज़ोर हो गई थी, मेरा वेट लॉस हो गया था। पर फिर आफ्टर रिकवरी मेरे पिताजी ने कहा कि अब तुम 26 साल की हो चुकी हो, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर की बड़ी बेटी होने के कारण मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया, पर मैं मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से तैयार थी। लेकिन मेरी हालत को देखकर, मेरे प्रॉब्लम को देखकर किसी ने मतलब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जिस किसी को भी मैं बताती कि मुझे ऐसे फेफड़ों की थोड़ी सांस की दिक्कत है, वो लोग हमेशा ना बोल देते थे। उन्हें ऐसा तो टीबी जब आपका, तो टीबी का इलाज आपका हो गया था? फिर अपना सवाल पे आइए, क्या सवाल है आपका? इनको एक्चुअली कुछ बताना चाहते जी। तो आपका फिर टीबी का इलाज हो गया था? जी, मेरा 2025 में लेके 2026 मई तक 9 महीने की मेरी टीबी की इलाज डॉट सेंटर से चली। उस वक्त मैं चेन्नई में रहती थी। तो लंग ट्रांसप्लांट की सिचुएशन कैसे आई, वो आप हमें बताइए। जी, मैं जब 2017 में मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली शिफ्ट हुई और 2018 में मुझे निमोनिया हुआ फिर से यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे सांस की दिक्कत फिर से शुरू हो गई।
और 2019 से लेकर 2022 मार्च तक मैं कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पे रही। ओके। 2020 तक मुझे वेंटिलेटर। तो लंग ट्रांसप्लांट जो आपने, ये कहाँ से आपने करवाया लंग ट्रांसप्लांट से? जी 2020 नवंबर में मैं एम्स से रजिस्टर हुई। ओके। और जहाँ से मेरा इलाज, पल्मोनरी डिपार्टमेंट से मेरा इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे सांस की दिक्कतें मेरी बढ़ती गई। अब आप बिल्कुल सेहतमंद हैं और आपका इलाज अच्छे से हो गया? जी 2022 मई 6 को जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद से जी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सरीन, हमने जैसे इनका देखा, एम्स से इनका इलाज हुआ तो काफ़ी लंबा इनका प्रोसीजर रहा, काफ़ी दिक्कतें भी इनको आई। तो जैसे इन्होंने टीबी का भी जिक्र किया इसके अंदर, तो क्या टीबी का भी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक सिचुएशन में देखने को मिल सकता है? मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब भी आईएलडी का हम मैनेजमेंट करते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि शरीर की अंदरूनी शक्ति को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये इंक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से किस प्रकार की आईएलडीज होती हैं। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हो गए तो वो हम देते हैं। अब जब कोई मरीज़ ऐसी दवाइयों पे होता है, उसकी शरीर की अपनी अंदरूनी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो जो टीबी का कीटाणु है जो उसके शरीर में वैसे स्थित है परंतु शरीर की शक्ति उसे संभाले हुए है, अब वो शक्ति कमज़ोर हो गई तो कीटाणु पनपने लगता है और उसको टीबी हो जाती है। तो ये एक कोएग्जिस्टिंग सी चीज़ रहती है कि, और डॉक्टर को भी ये एक ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम इनको आईएलडी के पेशेंट्स को ऐसी दवाइयाँ देते हैं तो हम साथ साथ एक टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी देते हैं ताकि उनको टीबी ना हो। तो उससे कितने अरसे की देते हैं आप? ये जो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है ये बेसिकली पहले तो 6 महीने का था, परंतु अब आजकल आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं तो ये 12 डोजेज़ का एक कोर्स है जो कि हर हफ्ते लेता है मरीज़, तो 12 हफ्तों में वो अपनी टीबी को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये भारत सरकार ये मुफ्त में दे रही है। सो ये नहीं है कि भाई ये, वैसे तो दवाइयाँ कॉस्टली हैं परंतु भारत सरकार की तरफ से ये जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी है ये भी मुफ्त में उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार की तरफ से हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें आगे आके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर हड्डा, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम रिसर्च की बात करें, क्योंकि इडियोपैथिक आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया डॉक्टर सरीन ने, कि काफ़ी चीज़ें अभी भी अननोन हैं, किस तरह की नई रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड अभी हो रही हैं या अभी कुछ एडवांसमेंट हुए हैं जिससे कि और उसके कारण पता लगे? जी देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे। कुछ सालों पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आईएलडी पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली आईसीएमआर जो कि रिसर्च करती है हर एक फील्ड में, मेडिकल साइंस में, उन्होंने इस वाले जो लैकुना को आइडेंटिफाई किया। मैंने उनको अप्रोच किया और बताया कि एक आईएलडी की बीमारी है जिसमें रिसर्च का ज़रूरत है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आईसीएमआर एग्री कर गया और एक 20 सेंटर स्टडी, मोर देन 20 बल्कि अक्रॉस इंडिया हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये समझने के लिए कि आईएलडी एग्जैक्टली है क्या इंडिया का आईएलडी बाकी देश की आईएलडी से डिफरेंट है, और कौन सी एरिया हैं जिसमें हमें और रिसर्च करनी है। और साथ में हम हमारा ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम देश भर के डॉक्टर्स को इसमें अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि पेशेंट को एक तो ठीक से पता लगे कि उनको आईएलडी है, जिसकी कई बार ये होता है कि आईएलडी को रॉन्ग डायग्नोसिस करके, जैसे हम टीबी की बात कर रहे हैं, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको टीबी का ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, या फिर आईएलडी है तो उसको रॉन्गली हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का लेबल लग जाता है। तो इन चीज़ों को सारी को डिस्कस करके हमने ये प्रपोजल आईसीएमआर के सामने डाला और आईसीएमआर एग्री कर गया और उसको, और ये ऑलमोस्ट अभी 6-7 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। और होपफुली अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमें कुछ पैटर्न पता लगना शुरू होगा कि जो इंडिया का डिफरेंट पार्ट है उसमें क्या आईएलडी डिफरेंट हैं, और जो हमारे जो फिजिशियन है डिफरेंट एरिया में क्या उनका ट्रीटमेंट का अप्रोच डिफरेंट है, और किस तरह से जो हमारे मरीज़ हैं वो ट्रीटमेंट है किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
क्या वो रिस्पॉन्स सेम है जो बाकी कंट्रीज़ में है, या हमारा जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल, आपने ICMR और एम्स जो मिल के रिसर्च कर रहा है ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में, और वो बेहद सराहनीय है और आने वाले सालों में हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर संतोष भट्टर का। डॉक्टर साहब, ये तो एलोपैथी की बात हुई, मॉडर्न मेडिसिन की बात हुई। अगर हम बात करें अपने प्राचीन आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में किस तरीके से इसके बारे में वर्णन किया गया है, इस बीमारी के बारे में? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे पास दो मेन क्लासिकल डिसीज़ का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक का नाम श्वास है, जिसमें मेनली सांस लेने में तकलीफ होती है। उसकी सब कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप्स है, और उसमें भी 5 मेन टाइप्स क्लासीफाई किया है। और दूसरा है कास, जिसमें आदमी को अलग अलग प्रकार की खांसी होती है। उसमें भी अलग अलग 5 टाइप्स हैं, और उसमें का एक जो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी जाता है इसके साथ, वन ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है वो है वातज कास। ये तो हो गया आयुर्वेद की उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन की बात है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी तक चर्चा की चल रही है, जैसे कि मेरे सीनियर कलीग सरीन साहब ने भी बताया और हाडा जी ने भी बताया, कि आई विल ट्राई टू कम उस पॉइंट पर मैं कुछ चर्चा प्रकाश डालूँ। तो जो मुख्य बात है यहाँ पर कि शरीर का हाइपर रिस्पॉन्स होना है ना, कि किसी भी एक चीज़ को, जैसा कि बताया सरीन जी ने भी, कि बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका को एक्सपोजर है, एस्बेस्टॉस को एक्सपोजर, पर सब में नहीं हो रहा है, किसी एक दो में हो रहा है। तो ये बेसिकली ये बात को बताता है कि होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, या तो वो सही तरह से नहीं कर रहा है या हाइपर रिएक्ट कर रहा है। तो इन दोनों ही परिस्थिति को अगर हम आयुर्वेद की दिशा से, अगर हम आयुर्वेद की जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं, खास करके अपना खान पान, व्यायाम और योग, इन 3 चीज़ों को अगर बहुत सही स्वरूप से और नियमित रूप से हम पालन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके प्रिवेंशन में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे कि मैंने पहले भी किचन की बात करी, तो अपने जो इंडियन किचन में एक कंपलसरी जो इंग्रेडिएंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता है और करता है, हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, उसका नाम है हल्दी। अगर हल्दी की बहुत अच्छी मात्रा में हम नियमित प्रयोग करें, और अब ठंडी का सीज़न चल रहा है, हल्दी और शहद के साथ अगर इसका यूज़ करेंगे तो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो काफ़ी हद तक कम। बिल्कुल, आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ। डॉक्टर सरीन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम अभी भी आप थोड़ी देर पहले हमसे जिक्र किया था कि साइनोसाइटिस का जो इन्फेक्शन है, रिकरेंस जो है उसकी बार बार होना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। ये सवाल हम आपसे लेंगे। पहले आपने एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में आपका, आप सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अच्छा, डॉक्टर सरीन आपका रुख करना चाहेंगे। वही मैं आपसे, अभी आपने जिक्र किया था कि जो रिकरेंट इन्फेक्शन है साइनोसाइटिस के, वो किस तरीके से डॉक्टर साहब इसका एक इंडिकेट करता है कि ILD हो सकता है? क्या जिनको साइनोसाइटिस की ऐसा नहीं है कि जिनको साइनोसाइटिस की बीमारी है उनको ILD ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, साइनोसाइटिस बाय एंड लार्ज जो है एलर्जिक होता है जी। तो इसका रिलेशनशिप जो है साइनोसाइटिस का, ये हम दमे से करते हैं जी। और क्योंकि दमे में भी सूखी खांसी और सांस फूलना होता है, तो कई बार लोग इनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस करके ILD पर से का साइनोसाइटिस के साथ हाँ उस ढंग से नहीं है, जिस ढंग से मतलब आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हड्डा, यहीं पे जैसे कि अभी सर ने बताया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे सूखी खांसी होती है, इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है इसमें, तो कभी कोई समझता है कि एस्थमा तो नहीं है, TB की प्रॉब्लम तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं हो गया। तो ये कैसे समझें हम कि ये ILD है? कौन से टेस्ट इसको प्रूफ करें कि यस ये ILD है? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि जो सांस संबंधित बीमारियां हैं ना, उनके लक्षण 2-3 ही हैं सिर्फ। और चाहे वो अस्थमा हो, चाहे TB हो, चाहे ILD हो, चाहे लंग कैंसर हो, सबको सिम्टम उनमें से 1-2 होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर किसी को लंबे दिनों तक सांस की तकलीफ़ है, सूखी खांसी है, और तो उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है। अगर वो डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर्स के पास ऐसी नॉलेज है या एक्सपीरियंस होता है कि वो पिक कर सकते हैं कि ये जो सांस फूल रहा है, ये अस्थमा की वजह से है, या ILD की वजह से है, या कोई और बीमारी चल रही है।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है। जैसे अस्थमा का जो सांस फूलता है उसमें सीटियाँ जैसी बजती हैं जिसको हम वीजिंग बोलते हैं, जबकि ILD में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर ILD में। तो इस तरह से अगर हम बोलें कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पर मेरा एक ही मैसेज है जनता को, अगर किसी को भी सांस लेने में तकलीफ़ है जो काफ़ी दिनों तक हो रही है और सूखी खांसी है, तो उनको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बड़ी फाइन लाइन है। अभी हम संपर्क हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है, अपना सवाल पूछिए। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, सवाल पूछिए। हाँ, मैं हरिराम भाई पारस नगर अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरी पत्नी के जो है जी ये सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और छाती के पास सूजन आ गई है जी और छाती के पास सूजन आ गई है और बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। आयु क्या है आपकी पत्नी की, उम्र कितनी? हाँ, इस समय 57 साल हो गया सर। 57 साल। ठीक है, हाँ सवाल पूरा करिए। हाँ, 57 साल हो गई। पैर में चलने में भी, उठने बैठने में दिक्कत हो गई और छाती के पास जो सूजन है उससे बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है श्रीमान जी। जी जी तो इसलिए कोई दवा बताएं या जैसा उपचार के लिए कोई समाधान करें सर। ठीक है, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर हड्डा, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। जी देखिए, जैसे आप बता रही हैं तो थोड़ा सा और जानकारी चाहिएगी इसमें। हाँ, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी, आप ये बताइए कि उनकी जो गर्दन की नसें तो नहीं फूली हुई हैं? हाँ, गर्दन जो जहाँ पे ये तकिया उकिया लगा लेती है तो गर्दन में मैं उसको वो लगा रहा था, एक गर्दन के पास वो बेल्ट टाइप का होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, गर्दन में लगाते हैं ना, एक पट्टी लगाते हैं। जी देखिए, ऐसे है कि आप जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं अभी, जी। ये पर्याप्त नहीं है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप जल्दी से डॉक्टर को दिखा लीजिए प्लीज़, ताकि उनका हम जांच करके अच्छी तरह से और उनको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। डिटेल में बताता हूँ सर जी, उसको सुन लीजिए सर। जी बताइए। मेरी पत्नी का उम्र 57 साल है। अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। पत्नी को छाती के पास सूजन आ गई है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, टॉयलेट वगैरह जाने में दिक्कत। जी वो मैं समझ गया, पर देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन से बात नहीं बनती है। देखिए ऐसा है, डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको किसी तरीके जो स्थानीय स्तर पे एक्सपर्ट हैं कुछ जांचें करवाएंगे, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से ऐसी बीमारियों का आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप एक निकटस्थ अच्छे विशेषज्ञ के पास जाएं। यही आपका हमारा सुझाव है आपको। जी सो डॉक्टर सरीन, जो सवाल मैंने डॉक्टर हड्डा से किया था कि हम जो अक्सर ये समझ लेते हैं कि सही क्या है, निमोनिया समझ लेते हैं या टीबी समझ लेते हैं, इस पे हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अधिकतर क्लिनिकल सिम्टमेटोलॉजी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोफेशन में, जो कई बार मिस हो जाती है। लोग जांचों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि बीमारी को मूल रूप में समझना पहले सबसे आवश्यक है। अब जैसे कि अब दमे की बात और हम देखें, दोनों में ILD में और दमे में दोनों में सांस फूलता है, दोनों में सूखी खांसी है। हाँ जी। परंतु फ़र्क ये है कि भाई दमे के अंदर एक सीजनल वेरिएशन है। वो कहते हैं कि जी जब जाड़ा होता है, चेंज ऑफ सीज़न है, धूल मिट्टी उड़ती है, तब हमारी बीमारी बढ़ जाती है, नहीं तो हम ठीक रहते हैं। परंतु अगर ILD देखें तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। वो मरीज़ को ये नहीं होता है कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, उसको ये है कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। जी। शुरुआत में अगर सांस कम चलने पे मतलब फूलती है, फिर वो बैठे बैठे भी फूलनी शुरू हो जाती है, आपके साधारण काम भी करने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि ये कॉलर ने भी बताया कि इनको अगर बाथरूम तक भी जाना है इनकी पत्नी को, तो उसका सांस फूलता है और उससे चला नहीं जाता। तो मतलब ये सिम्टम से ही पहले एक डायरेक्शन हमको मिलती है। अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी के अंदर बलगम आता है ज़्यादा, उसके अंदर सांस जो फूलना है ये बहुत बाद में आता है, जबकि लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। शुरुआत के अंदर उसके अंदर बुखार होगा, बलगम आएगा, इस तरह की चीज़, भूख ना लगना, वजन कम होना, तो उसकी सिम्टमेटोलॉजी एक अलग है। ये डॉक्टर साहब, यहीं पर अक्सर हमारी जो व्यूअर्स हैं सबके दिमाग में रहता भी एक सवाल भी हमको आया है कि उनको
हिमोप्टिसिस, ये खून आने की समस्या हुई और क्लिनिशियन पता नहीं लगा पाए ये ट्यूबरकुलोसिस है या कोई लंग डिजीज़ है। तो डॉक्टर साहब इतनी क्या मतलब मोटा मोटा लोग बड़े कंफ्यूज से रहते हैं और इधर उधर उनको जाके भी तमाम दवाइयाँ चल जाती हैं। नहीं, देखिए हिमोप्टिसिस के तो बहुत से कारण हैं, परंतु जो मूल डिजीज़ है जिसकी वजह से हिमोप्टिसिस हो रहा है, पहले उसके ऊपर जाना आवश्यक है जी। तो जैसे कि पोस्ट टीबी सिक्वेले है, उसमें भी हिमोप्टिसिस हो जाता है और लोग अधिकतर कई बार टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं, जी, परंतु उसकी टीबी तो ठीक हो गई होती है। ये तो टीबी के बाद, हाँ, ये तो टीबी के बाद का जो लंग में स्कार है, जहाँ से लंग वीक है वहां से खून निकल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉमन मैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनकी तरफ से आपसे पूछा। इसी में डॉक्टर साहब अपने मैसेज आप ऐड कर दिए, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त। देखिए, मेरा तो एक ही मैसेज है कि जब भी इंसान को कोई तकलीफ हो, खासकर खांसी जो बहुत समय से हो, ठीक ना हो रही हो, सांस फूलना जो बढ़ रहा हो, तो अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से सलाह लीजिएगा। नज़दीकी डॉक्टर को, जो भी है, डॉक्टर के पास जाइएगा। उसको आप अपना ही इलाज मत कीजिएगा। देखिए, थोड़े समय की खांसी के लिए, अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक कोलीग हैं, ये ठीक कहते हैं और हमने भी घरों में देखा है कि थोड़े समय की खांसी में वो शहद और अदरक मुफीद होता है और वो फायदा करता है। परंतु अगर ये चीज़ थोड़ी लंबे अरसे की हो जाए तो ओनली एडवाइस इज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल, अपने और आप इलाज ना करें। अपने आप मत कीजिएगा। 2-4 दिन तो देख लीजिएगा, बट उसके बाद अपने डॉक्टर की बहुत सलाह बहुत लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर हड्डा। हम आपसे लंग्स ट्रांसप्लांट के ऊपर मैसेज जानना चाहेंगे, बिकॉज कॉलर ने भी बताया कि जिस तरह से एम्स में एक सक्सेसफुल लंग ट्रांसप्लांट हुआ, ना वो अब बहुत अच्छी एक अपनी एक लाइफ जी रही हैं। तो आप हमारे व्यूअर को जो लंग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये लंग ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें ILD की, तो इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ILD के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो उसको पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे आखिर में, तो उन वाले पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा एक ही संदेश है इस प्रोग्राम के द्वारा कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जिनके डॉक्टर ने देख लिया, उनको वो सोचते हैं इनको लंग ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, तो उनको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में उस सेंटर पे कांटेक्ट करना चाहिए जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया। इसी पे एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, रिजेक्शन भी कितना रहता है जो लोग करवाते हैं? क्या सभी करवा सकते हैं इसमें? देखिए, वो एक अलग ही बात है। रिजेक्शन सारे ऑर्गन का हो सकता है, सब ऑर्गन का होता है, पर उससे पहले सबसे ज़रूरी है पेशेंट की तरफ से कि आप टाइमली पहुँचो जी। क्योंकि क्या होता है कि ILD में जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो आदमी की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वजन गिर जाता है, तो सर्जरी के लिए फिट ही नहीं रहता वो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, एक बार रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है उनका तो बहुत कम होता है, पर ओवरऑल ILD में अमूमन कितना रहता है? वो कुछ ILD का बहुत अच्छा है, कुछ का बहुत खराब है, तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर कुछ एक ILD हैं जिनका बहुत अच्छा होता है, कुछ का ILD का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली हम माने तो सही वक्त पे जैसे ही अगर कोई बीमारी अगर पकड़ी जाती है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह पर आगे का अपना प्रोसीजर डॉक्टर स्टार्ट भट्टर, करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे मुख्य है कि हम लंग्स का या फेफड़े का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए मैं 2-4 सिंपल टिप्स जो सब लोग कर सकते हैं। मुख्यतः योग को अपने जीवन में अपनाएं, विशेष करके अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 2 करें। और एक सामान्य उपाय मैं बताऊंगा जो हम बहुत सारे ये जो एलर्जेंस हैं उनसे बच सकते हैं। नियमित स्वरूप से नाक में सीज़न के हिसाब से सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल या घी लगा सकते हैं, 1 से 2 बूंद। और भोजन में उचित मात्रा में हल्दी का, अदरक का, हींग का, काली मिर्च, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर का यूज़ करें। खाने में खास करके सप्ताह में 1 आध बार तो आप सहजन का सूप यानी ड्रमस्टिक का सूप बना के ज़रूर लें। मूंग की दाल को उसमें हींग का छोंक लगा के आप ज़रूर यूज़ करें। ये सब जो है आपका डाइजेशन प्रोसेस को ठीक रखते हैं और शरीर की इस तरह की जो बनने की प्रक्रिया हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको कम करता है। एक दूसरा आयुर्वेद का जो रसायन कॉमनली सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व जानता है, च्यवनप्राश, ये विशेष करके लंग के लिए है ना एक वरदान है भारतीय संस्कृति का, तो इसको हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। तो च्यवनप्राश का नियमित आप सेवन करें। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अपनाएं ताकि बीमारी होए ना
और हमें इलाज की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो एक बार जो भी हमारे डॉक्टर्स ने हमें मैसेजेस दिए हैं, एक बार उसे सम अप कर लेते हैं। तो डॉक्टर सरीन ने हमें बताया कि तकलीफ़ जब भी हो, खास करके खांसी हो और वो लंबे समय तक ठीक ना हो रही हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। यही सांस फूलना, अगर लंबे समय तक सांस आपकी फूल रही है तो बिल्कुल वेट ना करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं और सही जगह पे सही तरह से इलाज करें। डॉक्टर हड्डा ने हमें बताया, उन्होंने हमें लंग ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो ILD जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें लंग ट्रांसप्लांट बेहद ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लंग ट्रांसप्लांट के लिए आप मतलब आप करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब भी हो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो अपने आप से कोई भी चीज़ ना करके तुरंत हॉस्पिटल जाएं और सही अपने डॉक्टर से उसकी जांच करवाएं। और डॉक्टर संतोष ने हमें कहा कि योग को अपनाएं, भोजन में उन्होंने कहा हींग, हल्दी का इस्तेमाल करें और दालों का सेवन करें, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और ILD पर आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत सही इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drtdurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है DD उर्दू जी। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। ILD फेफड़ों की एक संगीन बीमारी है। इसमें फेफड़ों की हवा की थैलियों में सूजन या दाग हो जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना ILD की पहली अलामत है। दूसरी अलामत मुसलसल सूखी खांसी का होना है। जिस्मानी मेहनत से मरीज को मुश्किल होती है। सिगरेट नोशी ILD की एक बड़ी वजह है। इससे बचाव के लिए विटामिन C से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। फल, सब्जियों, मोटे अनाज और कम चर्बी वाली चीजों का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है। योग और वर्जिश से ILD से बचा जा सकता है।